मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं इत्थे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं इत्थे दिल छोड़ आया। उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावां। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, के तेरी मेरी एक जिंदड़ी। आप मुझे रुलाना चाहते हैं तो रुला दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि थैंक्स टू बॉलीवुड, थैंक्स टू म्यूजिक इंडस्ट्री, थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, टेक्नीशियंस, स्टार्स, जिनके वजह से और पूरे दुनिया के लोग, ऑडियंस, जिनके वजह से आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो मैं इतना खुश हूं कि आज के ही दिन, ये भी एक संजोग है कि आज के ही दिन 5 जुलाई 1980 को फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी। मेरी फिल्म थी 19-20। मैं लेजेंडरी रफ़ी साहब के साथ उसमें गाना गाया था। ये भी कमाल ही कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ये हो गया। अब ये क्या स्क्रीन प्ले बनाता है ऊपर वाला, और आज अनिल शर्मा साहब हैं, क्या प्यार करते हैं। गदर में एक से एक गाने गवाए इन्होंने, फर्स्ट गदर में, और सेकंड गदर में भी इन्होंने कहा मिठुन जी से। आज के हमारे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिठुन शर्मा जी। इनको इन्होंने कहा कि उदित नारायण से गाना लें। क्या खुश हुए मिठुन जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। थैंक्स टू मिठुन जी एंड अनिल जी कि अगेन आई गॉट गदर 2। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर अनिल जी, मिठुन जी एंड टीम ऑफ गदर 2। मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो। तो व्हेन आई मेट हिम, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही। तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए तो मेरा एक भी गाना नहीं है। तो होता है आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी उसका भूख मरता नहीं है। तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी, खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना। तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे। बोले क्यों नहीं, बोले कि मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूँ, मैं भी फैन हूँ आपका, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था। 22 साल के बाद हर चीज में चेंजेस आ गए हैं। आपकी उम्र भी बढ़ गई। हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखना है। और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए, तो इन्होंने गा के सुनाया। अब एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है। उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावां। तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे
बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया। तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ। और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, मैं साइन कर दूंगा, गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाना। तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए। ये फैक्ट है। और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो एक और चीज कही थी, जो माल कमाओ तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, आज तक नहीं दिया। सर ये सारे मीडिया सुन रहे हैं, अगर जो भी कमाया हूं और जो भी घर बार है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा। अरे ये आप तो हुक्म प्यार तो है करिए। अरे नहीं, लव यू नहीं, लव नहीं। यू लव यू लव यू। आप लोगों की बस वजह आपने से। मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है, वही। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। क्रेडिट बहुत- गोज बहुत टू प्यार है, बहुत क्रेडिट हंसी गोज टू मजाक यू। करता हूँ आपसे। नहीं नहीं सर, ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पिछ खंड पावा। तो मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीथिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे में। अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं मैंने, बाद में बताया मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा मुझे। मैंने कहा कि कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा मैं, हाँ। तो मैं बोला क्या बात है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज़ हो, राइट। गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता है, जो रूह होती है उसके तर्ज में होती है, उसकी पोइट्री में होती है। तो जो चीज़ उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं हूँ। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से। तो सच बोलियो तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज़ इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विथ इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको ख़राब ना कर दूँ। दैट वॉज माई प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है, मुझे लगता है भारत देश के लिए। लोग इस गीत से, इस तरह से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए यह था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज़ है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने हैं फोकलोर से, जो फिल्मों में आए हैं। ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है जो कि फिल्मों से फोकलोर में गया है। फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना है। मैं जब एक बार शूटिंग करने गया था, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की, राजस्थान में, तो मैं अचानक जोधपुर में पहुंचा तो वहाँ पर कोई इस गाने को बजा रहा था, अपने उस पे सारंगी पे बजा रहा था। तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये तो गदर फिल्म का गाना है। और मैंने देखा कि जगह जगह राजस्थान में उस गाने को लोग गा रहे थे सारंगी के ऊपर। तो मैंने उत्तम जी को आके बोला, मैंने कहा आपने इतिहास रच दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े हिट गाने हुए इस बॉलीवुड में, बड़े बड़े हिट गाने हुए, लेकिन कोई गाना फोकलोर से तो यहाँ पे हिट हुए। पुराने गाने, पुराने 100 साल पुरानी ठुमरियाँ, गज़ल,
ये सब 200 साल पुरानी आई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड से हम फोकलोर में जाएं। तो ये कामयाबी इसकी निश्चित ही थी और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। और सच बताऊं तो कोई ऐसा एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीज़ चलती है तो झूठ नहीं कहूँगा एक्साइटमेंट है, लेकिन अचरज नहीं था, ये होना ही था। जगह जगह से कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे। मैं जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी जब सोचता था और इस गाने का आलाप मेरे मन में आता था और सीन के पीछे चलता था, तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और गदर में जगह जगह खड़े होंगे, क्योंकि ये आलाप इसका ऐसा ही है कि जहाँ जहाँ आएगा लोगों को कनेक्ट करेगा। तो लोग कहते हैं कि यूथ को नहीं पसंद आएगा, उस वक्त भी ये था जब ये गाना बना था, उस वक्त भी पता नहीं कौन सा यूथ है, मुझे नहीं समझ आता जिसको पसंद नहीं आता। मैं भी 18 साल का था तो मुझे भी वही चीज़ पसंद आती थी जो गहरी होती थी। जो 22 साल का था तभी भी वही पसंद आई। मुझे आज तक नहीं समझ आया यूथ को कौन सी चीज़ है जो पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था ना, कभी 22 का 24 का, और सिनेमा प्रेमी था मैं। महीने में 30 फिल्में देखने वाला बंदा था। तो मेरे से ज़्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ, और मेरे से ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, तो सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था, यार पता नहीं ये यूथ को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है। हर आदमी में भावनाएं हैं, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मुझे जैसे लोगों ने बोली जब पिक्चराइजेशन देखने के बाद और गाना सुनने के बाद, कि सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने रिक्रिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, कि मिथुन ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया। तो मैं मिथुन की भाषा बोलता, रिक्रिएट नहीं किया, रीअरेंज किया है। वो गाना था, उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये 2 गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में आ गए। वो आज तक मैंने नहीं पूछा कि सन्नाटे में आए, लेकिन वो सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे एक ही चीज़ कही कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूं, ना एक वर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, ना धुन चेंज करना चाहता हूं, ना अपनी तरफ से कोई कुछ ताने लगाना चाहता हूं। जो है, जो गाना है सो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल उदित जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई नया सिंगर गा सकता है, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले दिन से क्लियर थी। और पिक्चराइजेशन के बाद बहुत सारी जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, ये सनी अच्छा है, अमीशा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इन्होंने, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल कर दिया। और एक और बात आ रही है कि यार अब हमने तो क्या किया, बक्सों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीवी ने शुरू कर दिए हैं, और मेरे पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और देखना शुरू कर दिया है जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीज़ें याद दिला दी हमें। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे पास किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फ़ोन किए कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाए तो हम मंगवा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे बोलते थे, जी वाले भी बोलते थे, सनी सर से भी कभी बातें होती थी इस पर, कभी सोचते हैं। और सनी सर क्या है, बहुत उतना ज़्यादा कॉमर्शियली, उतना ज़्यादा माइंड वो उस तरह से सोचते नहीं। सनी सर बहुत विनम्र हैं और लेकिन फिर भी कभी कभी दुबी जुबान से बोलते थे, कोई कहानी आई? मैंने कहा नहीं सर आई नहीं है कोई। मैं भी बोलता था बनानी है, ओ शर्मा जी देख लेना सही हो। मैं बोलता था तो बोलते थे देख लेना सही हो, वो बोलते थे तो मैंने कहा आई। ये हमारा किस्सा मेरे को कम से कम 100 कहानियाँ लोगों ने सुनाई, गदर 2 की कितने राइटरों ने सुनाई। मैंने खुद 10-20 कहानियाँ सोची। शक्तिमान जी को हमेशा बोलता था कि भाई गदर 2 की कोई कहानी लाओ, गदर 2 की कोई कहानी लाओ। आई नहीं रही थी। और मैं गदर 2 को के ब्रांड को यूज़ नहीं करना चाहता था। मैंने कहा जब मेरे पास बॉम्ब आएगा तभी फोड़ूंगा, उससे पहले नहीं फोड़ूंगा, क्योंकि एटम बॉम्ब भी नहीं, एटम बॉम्ब होना चाहिए। गदर 2 एटम बॉम्ब था, भारत की सबसे बड़ी हिट फिल्म है।
उस वक्त लोग अपनी फिगरें बोलते रहते हैं। कोई बोलता 10 करोड़, कोई बोलता 15 करोड़, कोई बोलता 17 करोड़। मेरे पास तो हिसाब ही नहीं है कितने लोगों का फुटबॉल था। मुझे इतना मालूम है कि 8-8 शोज होते थे एक एक दिन में। रात को 2 बजे का भी शो है तो सुबह 5। मतलब ये आज के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ सकती है जो मैं बात कर रहा हूँ, कि कैसे हो सकता था कि 5,000 लोग बैठे हैं रात में और खाने बन रहे हैं और लोग जो है ट्रैक्टरों पे बैठे हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात आज के जनरेशन के दिमाग से परे है ये बात, क्योंकि ऐसा विजुअल कभी किसी ने देखा ही नहीं। तो वो एक ब्रांड है, वो एक ऐसा, वो ब्रांड से भी ज्यादा मैं कहूँगा इमोशन है पूरे भारत का। वो जो पूरे भारत के इमोशन के संग मैं नहीं खेलना चाहता था। गदर 2 के संग जरा सी भी मेरी गलती से ब्रांड के लिए अगर मैंने की तो खा जाएगी भारत की जनता मुझे कि ये क्या कर दिया आपने। तो मैं हमेशा कथा चाहता था, जो कथा राइट कथा हो, जिस कथा में इमोशन हो, और ऐसी कथा जिसको मैं, जैसे पहली कथा मैंने 5 मिनट में सुनाई थी तो 5 मिनट में डन हुई थी, और ऐसी कथा सुनाना चाहता था और जो 5 मिनट में ही डन हो। तो शक्तिमान जी जब आए मेरे पास तो वो नवरात्रि का दिन था, मैं पूजा करके उठा था और मुझे बोले कि अंदर चलो, आपको गदर 2 की कथा आ गई। और शक्तिमान एक ऐसा बंदा है, वो अंगद का पाँव है, हिलता ही नहीं है जब तक उसको ना आ जाए। वाह वाह वाह, क्या इतने सालों से बोल रहा था, वो बोलता ही नहीं था, चुप रहते थे हमेशा। आए मेरे पास कि चलो, मैंने कहा यार कन्या लांगरा को जुमा ले, उसके बाद चलते। मैंने कहा एवं ये कुछ सुनाएंगे, सुना रहे। थोड़ा झटका तो लगा, शक्तिमान आज बोल रहा है, लेकिन मैंने कहा क्या होने वाली है गदर 2 की, कुछ नहीं। अंदर मुझे कमरे में ले गए, सेम रिएक्शन हुआ जो पहली रिएक्शन हुआ। उन्होंने मुझे आइडिया सुनाया, मैं कमरे में टहलने लगा। इस बार भी ऐसे ही कमरे में टहलने लगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने सीधा सनी सर को सुनाया, 5 मिनट वहाँ ओके हुआ। सीधा शारिक सर, रुचिर को बुलाया, शारिक को सुनाया, वहाँ ओके हुआ। पुनीत गोयल साहब को सुना। सिर्फ 5 मिनट का आइडिया पे पूरा सेटअप बन गया और पूरा एग्रीमेंट साइन हो गया। तो क्या जो बात। कहानी 5 मिनट में समझ आ जाए वो कहानी ही राइट कहानी होती है। ये तो मुझे आज तक समझ आई है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग लोभ में चले जाते हैं, 3 घंटे के नरेशन में कहानी समझते हैं, तो 80% वो अब छोड़िए, जाने दीजिए, डामाडोल वाला ही मामला रहता लेकिन था। 5 मिनट में समझ आ गई तो सोच लो बात बन गई। क्या तो बात है। 5 मिनट में कहानी समझ आ गई थी। फिर बेशक हमें 2 साल लगे लिखने में, वो अलग चीज है, क्या बात। लेकिन गदर 2 के ब्रांड को यूज नहीं करना था, उसकी आत्मा को यूज करना था। गदर 1 ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट कार्य है। क्या बात है। बस इतना बोल क्या देता हूँ, बात है। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट कार्य है, ये मैं देखिए हम लोग अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई है कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। वाह। तो हम बाकायदा क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे हैं, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरखास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में ज़रूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो उदित जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल जी से भी, फिर आगे। मैंने ये नहीं कहा गदर एटम बम था। मैंने कहा कि जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ, और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूँ। और गदर तो गदर थी। गदर के लिए कोई शब्द बोलने की जरूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफी है कि गदर थी वो। गदर हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफ़ी लेयर भी किया है। और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, जो सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। सनी जी के लिए गाया और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया। इन्होंने म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज। सबसे बड़ी बात ये है। और 4 दिन नहीं हुए हैं, 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं। जी
और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूं ये जंग। नहीं, हलचल क्या, वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जी। और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया और दूसरे गदर के टीज़र को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। देखिए फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं, हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी। इसमें भी हमने कुछ कहा है और लेकिन सामने लोग सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है। बाकी मैं सियासियों के बारे में बात नहीं कर सकता। तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी हैं, उसका कोई राज नहीं है। दोनों के दिल में, सनी और अमीषा दोनों के दिल में तारा सिंह और साकिना बसा हुआ था और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस करैक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम एंड दे हैव डन द मैजिक, नॉट मी। सब कुछ आज ही जानना चाहते हैं। अच्छी बात है ना, पिक्चर तारा सिंह को तो हावी होना ही चाहिए ना। तारा सिंह, वो तो बच्चा है, अभी बालक है, अभी शुरू जिंदगी जर्नी शुरू कर रहा है, वाह वाह, यात्रा शुरू कर रहा है। उसके पास करने दीजिए उसको यात्रा। उसके कंधों पे इतना बोझा हम क्यों डालें। क्या बात। इसके बाद उनकी सेकंड बड़ी फिल्म आ रही है और हाँ, अच्छी बात है। तो जीनियस में लोगों ने, आप सब ने पसंद किया उसे, अब इसमें भी पसंद करेंगे। धीरे धीरे खोलेंगे, इतनी क्या जल्दी है। आज ही सारे खेल खोल दे। अनिल जी, मैं बहुत मिस करता हूँ अमरीश जी को, जो उनका मैं सभी, मैं क्या पूरा विश्व, भारत, हर कोई मिस करता है। और काश 3 लोग हैं जिनको, जो इस फिल्म में नहीं हो पाए, अमरीश जी, विवेक शौक, बख्शी साहब, और उन सबको हम सब मिस करते हैं। देखिए, एज एक संगीतकार होने के नाते मेरे फादर हमेशा मुझे कहा करते थे कि इतिहास को नहीं जानोगे तो भविष्य कभी बना नहीं पाओगे। तो वो जो काम है जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, जो पेट्रियाटिक सॉन्ग्स मदन मोहन साहब के रहे हैं, हकीकत फिल्म के गाने और भी इतने सारे लेजेंडरी गाने हैं, वो मेरे सिस्टम का बिल्कुल हिस्सा है। लेकिन जैसे आपने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है वो अपनी नज़र से दुनिया को देखता है। तो जब मैंने गदर 2 का नरेशन लिया, अनिल जी ने मुझे बाकायदा डिनर पे बुलाया था और उन्होंने मुझे 2 घंटे का नरेशन दिया और उस वक्त मैं बड़ा मुतासर हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि इतना काम करने के बाद, इतना अचीव करने के बाद भी जो पैशन इनके अंदर मैंने देखा, आप लोग को जान के बहुत खुशी होगी कि इस जीवन के इस स्तर पर होकर भी वो इतने इंटीमेटली इन्वॉल्व थे नरेशन में और बाकायदा नरेट करते करते इनकी आंखों से आंसू आ गए थे और हमें एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ा। मैं इन चीज़ों से बहुत मुतासर हुआ, इस पूरी घटना से मुतासर हुआ। और फिर जो वो कहानी है जिसमें देशभक्ति कहीं ना कहीं उसके हृदय में बहुत गहरी तरीके से उतरी हुई है, उसको मैंने अपने तरीके से और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से गानों में एक्सप्रेस किया है। काम जो है, आप कितना भी काम कर लीजिए लाइफ में, लेकिन जिसको हम वर्कहोलिक बोलते हैं, वो जिसको काम करना है वो काम को छोड़ता नहीं है और वो लगा रहता है। तो बीइंग ए फार्मर सन, मतलब एक किसान का बेटा होते हुए एक ड्रीम थी कि मुझे सिंगर बनना है। तो बहुत मैंने सेक्रीफाइस किया लाइफ में, तपस्या की है। ये भी एक तपस्या ही है कि आज 22 साल के बाद भी एक यंग म्यूज़िक डायरेक्टर मुझसे गाना गवा रहे हैं और वो खुश होते हैं। तो ऊपर वाला ये कहता है कि उदित नारायण, अभी भी जर्नी बाकी है तुम्हारा। तो अच्छा काम अगर करें लाइफ में तो आप सब
लोग अप्रिशिएट करेंगे ही। तो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, ये तो एक अथाह सागर है। बड़े बड़े गुणीजन बोलते हैं कि एक जन्म क्या 7 जन्म भी कम है म्यूजिक संगीत के लिए। ये सही है। लता जी का भी आशीर्वाद उतना ही मुझे मिला। हमेशा मुझे उन्होंने आशीर्वाद और प्यार दिया। बोले उदित नारायण छोड़ना मत, लगे रहना। कुछ है जो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं। तो ये सब कई बातें हैं। और आज देखिए, मैं इतने सालों से लगा हुआ हूं, और ये चलता रहेगा ये सिलसिला क़यामत से क़यामत तक। जी जब मैं आपका ये गदर 2 का गाना मैंने पहली बार देखा, तो मैंने तानसेन जी को हिस्ट्री में पढ़ा है, सुना है। लेकिन आज बता रहा हूं, उस सनी जी जिस तरह से वो सारंगी लेके बैठते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं, और अमीषा जी का एक्सप्रेशन मैं देखा, तो लगा कि सनी देओल जी तानसेन के रूप में मुझे नजर आया। ये सही है। और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर ने इतना मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूं कि मैं सोच में था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कम आउट सो वेल। और लोगों You ने are too good always. You are too good always. एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि बहुत अच्छी बात उन्होंने पूछी कि उदित जी का जो प्रोजेक्शन जाना जाता है, क्योंकि देखिए ये गाना जो है जब रिलीज हुआ था मैं 10वीं कक्षा में था, और उस टाइम पे जिस आर्टिस्ट ने उसको गाया है, उसको 22 सालों तक जिया है, इतने कॉन्शस में परफॉर्म किया है, इट्स पार्ट ऑफ हिज मसल मेमोरी। उनके पूरे जहन में वो धुन और वो अप्रोच बैठा हुआ है। उसको अनलर्न करना और एक जूनियर आर्टिस्ट के साथ बैठकर, क्योंकि मैं इनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि जब उन्होंने मेरे साथ इस पे सेशंस किए, बिल्कुल मुझे लगा वही ऊर्जा इनके अंदर होगी जो शायद जब एक न्यू कमर जो हंग्री होता है, जैसे उन्होंने कहा, जिसके अंदर एक क्रिएटिव थर्स्ट होती है, वही ऊर्जा के साथ, वही डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रिहर्सल्स किए। और उन्होंने, आपने सही बोला कि ही गॉट रिड ऑफ दैट, वो जो उनका पहले का एक्सप्रेशन था, एंड ही गॉट अ वार्म टोन जो मैं चाह रहा था। तो उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए आई थिंक यू हैव टू बी अ रियल आर्टिस्ट। एंड उदित जी, आई रियली वांट टू थैंक यू। अरे थैंक्स टू यू। क्या बात है। क्योंकि मुझे डिफिकल्ट बात है ये जो बोल रहे हैं कि अनलर्न करके दोबारा करना ये आसान नहीं है। बहुत सलाम है आपको। और आपने देखा होगा कि पूरे लाइन एक एक सांस में इन्होंने गवाया। आप जैसे उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, पहले की उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा। अब देखो मेरा अभी भी सांस नहीं पहुंचता, लेकिन इन्होंने गवाया। बोले आपके लिए चैलेंज है और गा दो तो मजा आ जाएगा। हमने कोशिश किया है और लोग इतने पसंद किए हैं, तो आप लोगों के सामने है। और मैं क्या बताऊं, जितनी भी तारीफ किया जाए, थैंक्स टू मीडिया कि आप सब लोगों ने इतने सालों से इतना प्यार हम सबको दिया है, और जब तक रहेंगे देते रहिएगा। थैंक्स टू जीत जिन्होंने ये फिल्म बनाए, और ऑफ कोर्स अनिल जी तो कैप्टन ऑफ द शिप है। तो क्या आपने एक एक सीन क्या लिया होगा आपने, एक ही झलक में मुझे पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि क्या खूबसूरत लग रहा है मामला। आपको ये भी बता दूं कि मिठुन जी ने मुझसे कहा कि आपने जो पहले गदर में गाया, मैं निकला गड्डी लेके, मुझे और उससे ज़्यादा पावरफुल वॉइस चाहिए इसमें सिंगिंग। तो मैंने कहा कि इतना पावर मेरे पास तो है नहीं, अभी मैं 22 साल यहाँ आ चुका हूँ। तो बोले नहीं, यू हैव टू डू। तो सोचा कमाल हो गई। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे उस बात को भी। 1 घंटे में 1 मुखड़ा और 1 अंतरा फिनिश किया हम लोगों ने। फिर इन्होंने कहा कि चाय पीते हैं, आधा घंटा रेस्ट करते हैं, फिर सेकंड अंतरा लेंगे। और सेकंड अंतरे में मुझे 1 घंटे लग गए, मतलब 45 to 1 आवर्स। तो
क्या तगड़ा मेहनत किया है मैंने उसके लिए। तो ट्रीटमेंट भी बहुत तगड़ा है। मैंने इनको कहा कि जो आप मुझे सुनाए हैं म्यूजिक, वो उसमें आप कंजूसी मत करना, ये रखना। वॉइस इतना आपने पावरफुल वॉइस लिया है, इतना मेरे से आपने मेहनत करवाया है, तो म्यूजिक भी यही रहना चाहिए, मतलब उसको साथ साथ मिलाइए। तो बोले यही रहेगा। तो मैं आप लोगों को सुना दे। मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, और रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं थे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं थे दिल छोड़ आया। जो गाना, उसकी खास बात यह है कि सारे गाने जो है वो मुंबई में जब अनिल जी थे, हमने तब कंपोज हुए और रिकॉर्ड हुए। ये वो एक ही गाना है जो अनिल जी को मैं टाइम से डिलीवर नहीं कर पाया, और वो उनका शेड्यूल था, वो निकल गए थे शूट करने के लिए, और काफ़ी चिंतित भी थे वो एज अ मेकर कि गाना मिला नहीं है, शूट करना है। तो मैंने उनसे कहा कि अनिल जी आप विश्वास कीजिए, और वो विश्वास करते हुए बिना गाने लिए वो शूट पर चले गए। और फिर मैंने बाद में उनको गाना भेजा, और अकॉर्डिंग टू अनिल जी उनको लगता है कि जो गाना उनके गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुआ, उनको लगता है कि वो एल्बम का बेस्ट गाना बन गया। क्या बात है, वाह वाह। एंड द सॉन्ग इज, उसको लिखा है सईद कादरी साहब ने, गाया है हमारे अरिजीत सिंह ने, और गाने का नाम थोड़ा सा नहीं, उसके लिए हम देखिए अनिल जी ने गाना आज ही सब कुछ नहीं हम रिवील करेंगे, लेकिन गाने का नाम है दिल झूम। सो Wow. लेट्स वेट फॉर इट। दिल झूम। फिर ठीक है। हमने प्रॉमिस किया कि हम एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं गदर का, सारे गानों का, तो आप लोग जरूर प्लीज उसमें आइए। और सिर्फ मैं नहीं, उदित जी, हमारे बाकी के सारे सिंगर्स, अलका जी को भी मैं आज मिस कर रहा, वो आ ना पाई किसी रीजन से, लेकिन उनकी आवाज़ भी उतनी ही खूबसूरत है जो ओरिजिनल में थी। और मुझे लगता है कि उत्तम जी, आनंद बख्शी, उदित नारायण और अलका जी के बिना आई कुड नॉट हैव रिक्रिएटेड और रीअरेंज्ड उड़ जा काले कामा। आपके गाने से करते हैं सर, एक लाइन। इनका डिमांड है कि आप एक लाइन वो सुना दें। और अच्छा, एक बात आपसे कहना है। आप तो मुझे बोल रहे हैं मीडिया के सामने, सब सामने, कि भाई इतना माल कमा रहे हो, मुझे क्या दोगे? अभी ये पिक्चर 5,000 करोड़ का बिजनेस करेगी तो हमारा क्या होगा उसमें? उड़ जा काले कावा, तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा, मैं सदके जावा। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां, ये छोटी सी जिंदगी तेरा लंबियां लंबियां, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी।